नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश के चुनावों में अब सिर्फ 22 दिन बाकी बचे हैं। 17 नवंबर को मतदान होना है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने भी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से टिकट की इच्छा रखते थे, टिकट के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और उसकी वजह से लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में कर रहे हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग तो रो रो कर अपनी दास्तां भी सुना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को अपने 4 उम्मीदवार भी बदले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद किस पार्टी का कितना पलड़ा भारी है या कम है, भारतीय जनता पार्टी आगे है या कांग्रेस पार्टी आगे है। सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी की वजह से या उनके चुनाव लड़ने की वजह से किसको कितना नुकसान हो सकता है। जेडीयू, सपा ये दोनों इंडिया के अलायंस पार्टनर्स हैं। आम आदमी पार्टी भी इनके साथ इंडिया का अलायंस पार्टनर है। इनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है और इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अब तो टिकट, पहले सबसे पहला सवाल तो टिकट्स के ऊपर ही बात कर लेते हैं। आज के बीजेपी ने और कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, सबकी घोषणा हो गई है। प्राइमा फेसी फर्स्ट इंस्टेंस पे आप जब देखते हो उन सीटों से, अभी तक ये सवाल उठता था कि भाई जब नाम आ जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि कौन आगे कौन पीछे। अब तो नाम आ गए, अब आपकी राय में कौन आगे और कौन पीछे है? देखिए, अब ऐसा लगता है जहां तक आपसी लड़ाई, विरोध और विद्रोह की बात है, वो दोनों दलों में कमोबेश बराबर हुआ। वो तो बाद में बात करेंगे सर, लेकिन अभी जो सीट्स आई हैं, लेकिन जो सीट्स आई हैं उसमें मुझे अब लगता है कि बीजेपी भारी पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो दूसरी सूची आई जो और फिर आज जो तीसरी सूची आई जिसमें उन्होंने कैंडिडेट्स बदले हैं, ये पुरानी कांग्रेस हो गई जो मतलब लास्ट मोमेंट तक, अभी तो ये लगता है कि नाम वापसी के समय तक फॉर्म बी जो है, बी फॉर्म किसके हाथ में जाएगा, यही कांग्रेस की एक कमजोरी साबित कर रहा है कि कांग्रेस टिकट्स को लेकर के, टिकटों के वितरण में न तो वो जो डिसिप्लिन उन्होंने बनाया था, जो पहले दिन से कहा था कि हम पहले टिकट बांट देंगे, नहीं बांट पाए। उसके बाद कहा था कि हम सर्वे के आधार पर बांटेंगे। अब सारी चीजें रह गई हैं और कांग्रेस में आंतरिक विद्रोह या कुछ कहें कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन सेकंड लिस्ट जो उनकी है उसमें कई कमजोर कैंडिडेट्स हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे है, तो भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो पहली जो लिस्ट आई वो तो चलो हारे हुए लोगों की आई। पहली 4 जो लिस्ट आई उसमें एक ही कैंडिडेट का नाम का था। तो पहले तो ऐसा प्रतीत हुआ कि केंद्रीय नेतृत्व ऐसा कहना चाह रहा है कि सब कुछ बदल डालूंगा। फिर जो लास्ट की 2 लिस्ट आई उसमें ऐसा अपीयर हुआ कि भाई कुछ भी नहीं बदलेंगे और पूरी जिम्मेवारी जो है शिवराज सिंह चौहान के ऊपर और या जो बाकी लोग या ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन लोगों के ऊपर इसका क्या मतलब है सर? इसमें भी कोई शक नहीं कि बीजेपी ने पहले जो 79 नाम आए वो बिल्कुल अलग थे और ये लग रहा था कि बहुत सीरियस है हाईकमान। लेकिन जो 4th लिस्ट आई वो पूरी तरह से ये माना गया कि वो शिवराज सिंह चौहान के उसमें पहुंच गई है और जो शिवराज सिंह चौहान चाह रहे थे वो उसी तरह से हो रहा है। सारे कैंडिडेट्स आ गए, सारे नाम आ गए, 24 मंत्री आ गए, बाकी पुराने लोग वो जो नाराज थे उनको भी मिला और इसी तरह की स्थिति 5वीं लिस्ट में हुई है। तो जो असंतोष जिसको कहते हैं कि जिनके चेहरों को लेकर के वो थी, वो सब उतारे उन्होंने। बाकी उसमें जो यूं कह सकते हैं आपकी करीब 120 के करीब कैंडिडेट्स उनके जो हैं, 120 क्यों 160 वो जो हैं वो करीब पुराने आ गए हैं। तो ये जो स्थिति है, अब सवाल ये है कि वो चेहरे जिनको कहा गया कि इनके चेहरे पसंद नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे सबसे पहले नाम तो शिवराज सिंह चौहान का ही था, तो उन सबको उतार दिया। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी हाईकमान ने अब ये चीज, पहले ये था अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी जी ने, किसी ने नाम नहीं लिया था, फिर ये हुआ कि शिवराज सिंह चेहरा भी नहीं होंगे। अचानक जब शिवराज सिंह ने 6 अक्टूबर को ये कहा कि मेरी सरकार कैसी, और वो थोड़ा पलटे, तब सारा इनको दे दिया कि ले लो आप, तो वही सारी लिस्ट आ गई है।
नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन अब हुआ ये है कि कांग्रेस में जहां कपड़े फाड़ने की बात हो रही है, जहां बड़े नेता एक दूसरे से मंच पे कटाक्ष कर रहे हैं, वहां पर जो है वो स्थिति ऐसी बन गई है कि जिसको आप एकदम उन्होंने कंट्रोल कर लिया है उन चीजों को, और सब उतर गए हैं, संघ भी उतर गया, इसलिए वो एज पर है। अच्छा सर, अगर आप देखें कि 2018 में जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको लेकर के काफी सारे टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटे थे। 2018 से अगर आप आज तुलना करें तो इतने टिकट अभी तो नहीं कटे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी है, ये तो कोई नकार नहीं सकता, इसीलिए तमाम कवायद हुई कि सीएम का चेहरा शिवराज नहीं रहेंगे। और जो भी पहले अमित शाह जी यहां पर आए, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, मोदी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी, ये कैंपेन भी उन्होंने चलाया। तो जब एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है और टिकट नहीं काटे गए तो कैसे संभव है कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई और भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं? देखिए, उसकी वजह यह है कि कांग्रेस की लड़ाई, जो कांग्रेस का पुराना चरित्र था, वो उससे हटी नहीं है। जो जिम्मेदार लोग हैं कांग्रेस में, जो जिम्मेदार लोग हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, जब मंच पे भले ही मजाक में सही, जब उनके कपड़े फाड़ने उसकी बात हो गई। बीजेपी में ये जरूर है, बीजेपी में जो दिख रहा है, बोला नहीं जा रहा है, वो ये है कि केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह के हवाले कर दिया सब कि जीत सकते हो तो जीत लो। जहां पहले उन्होंने पूरी ताकत के साथ इलेक्शन कैंपेन उठाया और पूरी ताकत लगाई। सर, क्या इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का रिस्क नहीं लेना चाहता कि उनके टारगेट 2024 का चुनाव है? आपने बिल्कुल वही बात की, मैं कहने वही जा रहा था कि आज आप देखिए पूरा कैंपेन जो है मोदी के चेहरे पर है जी। ये तैयारी जो है वो 2023 की बजाय 2024 की है। मैं वही बात कहने जा रहा था कि अब उन्होंने इनके लिए छोड़ दिया है। जैसा 2018 में हुआ था, बीजेपी विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव वो अब तक का रिकॉर्ड तोड़ जीत गई। लेकिन सर एक और इसमें मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, एक जैसे 2018 में राहुल गांधी की क्या इमेज थी, 2023 या 24 के बीच राहुल गांधी की क्या इमेज है? उस समय इंडिया अलायंस 2019 में कुछ नहीं था, आज 2024 के लिए इंडिया अलायंस भी मौजूद है और राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा भी की है, तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। तो क्या इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, जो 24 पे फोकस कर रहा है, वो आपको लगता है कि 2019 की परफॉर्मेंस यहां रिपीट कर पाएगा? देखिए, पहले बात करें जो आपने कहा, अभी आपने कहा इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो सब उतरे हैं यहाँ। अखिलेश यादव ने अपने समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन जेडीयू भी उतर, जेडीयू और छोटे छोटे दल मिला के सब, जिसको कहते हैं वोट कटने वाले लोग जो हैं, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। एक मेयर का सीट जीत लेने से आम आदमी पार्टी के अभी तक पिछली बार वो भी सर क्योंकि टिकट नहीं मिला था। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि इनकी जमानतें जब्त होती रही हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों बीजेपी और कांग्रेस के रिवेल्स पर हैं। बीजेपी के लोग बीएसपी में गए और कांग्रेस के लोग भी बीएसपी में गए। एक ये है, उनको लगता है हम यहां जाके जीत जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी का व्यक्तित्व अपनी जगह है, पर इंडिया अलायंस अपनी जगह। इतने कंट्राडिक्शंस हैं, इतने विरोधाभास हैं कि ये मुझे नहीं लगता है कि जब तक 24 आएगा, क्योंकि जो रणनीति नरेंद्र मोदी और अमित शाह बनाते हैं और जिस तरह घरों में लड़ाई कराते हैं, देश में भाई भाई को लड़ा दिया है, ठीक वही वो कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के घर कैंडिडेट, ये तो बड़ा छोटा उदाहरण था। क्या अखिलेश यादव और क्या आम आदमी पार्टी का क्या स्टेक है मध्य प्रदेश में? कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट उतार दिए। अब पिछले चुनाव को देखो कि वोट परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा था, सीट्स कांग्रेस की ज्यादा थी। उसका नुकसान किसको होगा? मान लीजिए 1000 वोट भी किसी ने काटे। मेरा अगला सवाल यही है सर कि बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि बीजेपी का जो कमिटेड वोट बैंक है, जिसको उन्होंने और मजबूत किया है। ठीक है, नाराजगी आम जो फ्लोटिंग वोट है वही डिसाइड करता है, तो बीजेपी के पास जो अपना वोट है वो तो वही रहने वाला है। जो फ्लोटिंग वोट इधर उधर होता है वो अगर तीसरी तरफ चला गया, नोटा में चला गया, तो नुकसान किसको होगा? सामने कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस ये क्लेम नहीं कर सकती कि इतने परसेंट उसके साथ हैं, क्योंकि मुसलमान भी जिनको ये कहा जाता है वो कांग्रेस के साथ, वो भी पूरी तरह उसके साथ नहीं है। और उसमें भी इस बार बीजेपी ने कई जगह मुस्लिम कैंडिडेट इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, तो ये गेम भी है, इसका नुकसान होगा। क्योंकि अगर कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस के नेता, अभी 2 दिन बाकी हैं जब फाइनल लिस्ट बनेगी नाम वापसी के बाद,
तब और असली, क्योंकि कितने रिबेल्स रह गए, कितने किसके, ये और तस्वीर साफ हो गई। सर क्या लगता है जो अभी रेबल्स की जो स्थिति है, अभी जैसे मतलब आपने कहा 2 दिन बाद फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन अभी जो रेबल्स की स्थिति है, क्या लगता है कांग्रेस को ज्यादा रेबल्स नुकसान पहुंचाएंगे या भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रेबल्स अभी मैदान में नहीं आए हैं। जैसे भोपाल में लीजिए, उमाशंकर गुप्ता के लोगों ने विरोध किया है, लेकिन बहुत बड़ा वो नहीं हुआ। पर कांग्रेस में तो लोग छठ से छोड़ के चले गए, एकदम चले गए। तो वो स्थिति जो है कि कांग्रेस में कोऑर्डिनेट करने वाला, जोड़ने वाला कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तत्काल जिसकी बात सुनी जाए, क्योंकि दिग्विजय सिंह ये कोशिश कर रहे हैं तो वो हाईकमान की नजर में उतने विश्वसनीय नहीं है। कमलनाथ अकेले ऐसे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, ये मुश्किल है। जबकि बीजेपी में संघ और तमाम चीजें जो लगी हुई हैं, उसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। मेरा एक फाइनल सवाल है आपसे सर, कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस यहां पे चैलेंज कर रही है। 2018 में कांग्रेस ने यहां सरकार बनाई थी, 15 महीने तक चल पाई। कांग्रेस ने जो पहली लिस्ट निकाली कैंडिडेट्स की 144 की, उसमें और सेकंड लिस्ट में आपने अंतर बताया कि बहुत फर्क है। क्या कारण रहे, क्या संभवतः कारण रहे होंगे कि कांग्रेस 144 वाला जो मोमेंटम पहली लिस्ट में दिखाया था वो नहीं रख पाई और फिर दोबारा से अपने पुराने ढर्रे पे चल गई? दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो 144 की लिस्ट आई थी उसमें 15 नाम छोड़ दें, इसके अलावा सब बढ़िया थे और गंभीर प्रत्याशी थे। दूसरी लिस्ट जो आई है 94-96 लोगों की, उस लिस्ट में इन्होंने एकदम जिसको कहते हैं ना कि रायता फैला दिया। क्यों सर? ये कांग्रेसी नेताओं की आपसी लड़ाई और कुछ नहीं है, आपसी खींचतान, और ये साबित करने की कोशिश कि अभी तो हम तो जीत ही रहे हैं, ये मान के चल पड़े। और अब जिन लोगों के टिकट काट दिए, जिन लोगों के अब 3 सीटें पहले बदली और 4 आज बदल दी, भाई जिस व्यक्ति पर जिसका टिकट आपने काटा कि उसके बेटे पर रेप का आरोप है, उसको दोबारा देने की क्या जरूरत है? आप रिस्क लो, आप फिर वही कर रहे हो जो मौका मिल रहा है। आपने अब जैसे उस लड़की ने जिसने एसडीएम का इस्तीफा दिया और उसका नाम आखिर में नहीं आ पाया, तो ये जो चीजें हैं डिसाइसिव नहीं है, मतलब निर्णायक भूमिका कौन निभा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस के 3 नेता, तीनों प्रभारी रणजीत सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये बॉल एक दूसरे के पाले में फेंक रहे हैं, उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से लगभग 18 सालों से शासन कर रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी लगभग 18 साल से अधिक हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान को। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने जो शिवराज सिंह चौहान से अपने हाथों में कमान लेने की कोशिश की, उससे भी नुकसान हुआ। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने दूसरी और तीसरी लिस्ट निकाली है, उससे सब बराबर होता हुआ दिख रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अभी फिलहाल इस चुनाव के कैंपेन में पिछड़ रही है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।